जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों की जैसे डिमांड थी कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर्स थे आप उसको बहुत तेज़ी से पढ़ाइए। ठीक, क्योंकि अब हमारे पास क्या ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, हमारे पास समय नहीं, हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। तो आप अपना इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करवा दीजिए फटाफट, चाहे आप इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर आपको आ रहे हैं। तो आप लोगों की ऑन डिमांड पे मैंने क्या था कि जितने भी हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो इस समय जो चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो होता है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर जो 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा जो चैप्टर हमारा 9 था बेरोजगारी वाला, उसके भी हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। लगभग वो 18 से 19 मिनट की वीडियो थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे बेरोजगारी का चैप्टर पूरी तरह से हम इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर समेट देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई कि आप लोग भी क्या करो, अपनी तैयारी को 4 गुना कर दो। रीज़न क्या है, आपके पास अब यथा समय नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप लोग डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है और रिवीजन सबसे ज़्यादा मारना है। ठीक है, आप देखो थोड़ा पढ़ो, लेकिन क्या होता है उसी को बार बार पढ़ो, ज़्यादा जरूरी रहेगा। जब वो कंप्लीट होगा फिर आप दोबारा नई चीज़ें उठाओ वहाँ पर, ऐसा करके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, आज हमारे को यहाँ पर देखना है कि जो इस चैप्टर का पार्ट हमारा सेकंड है। ये अभी इस पार्ट में क्या करेंगे, हम इस पूरे पूरे चैप्टर को भी क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, तो हमें टॉपिक कहाँ से शुरुआत करनी है। पहला कह रहा है कि रोजगार का वर्गीकरण। अब देखो जो रोजगार होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा कि आपको कैसे समझना है कि रोजगार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए, जैसे जिस तरह से ये एक तरह के प्रॉपर आपके क्या शॉर्ट नोट्स रहेंगे। ठीक, और जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से आप 1 हफ्ते पहले आप इसको बढ़िया से क्या कैसे रिवाइज कर लोगे ना, आप लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बस जिम्मेदारी में आप लोगों की है कि आप जितना पढ़ा रहा हो वो बस पढ़ाने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी जो आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना, वो चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं रोजगार का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला औपचारिक क्षेत्र रोजगार, दूसरा क्या होता है अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार। ठीक है, ये पेपर में आपका डेफिनेशन के भी तौर पर आ सकता है, आपका डिफरेंस भी करवाएगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड्स होते हैं उसको उठाया, बाकी आप इसको प्रॉपर एक बॉक्स बनाकर आप उसको डिफरेंट लिख सकते हो। या फिर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो अगर आप चेक करोगे जो मैंने 2-3 साल पहले पढ़ाई थी, आप वहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर बॉक्स दे के इसको करवा रखा है। ठीक है, तो देखो औपचारिक क्षेत्र में क्या आता है, पहला कि जो औपचारिक क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं वहाँ पर, एक संगठित क्षेत्र आप कह सकते हैं गवर्नमेंटल होता है, कहता है गवर्नमेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें कि जो औपचारिक क्षेत्र होता है इसके अंदर हम किनको किनको शामिल करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, जितने सरकारी विभाग होते हैं, वो जितने भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं, जितनी गवर्नमेंट पब्लिक, ठीक है, पब्लिक जितने एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक, जितनी भी सरकारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। लेकिन तथा इसके साथ साथ कुछ निजी जो बड़े बड़े उद्यम होते हैं ना, तो उसको भी हम किसके अंदर शामिल करते हैं, औपचारिक क्षेत्र। आप इसको आप लिख सकते हो कि औपचारिक क्षेत्र, ठीक है, रोजगार का वह क्षेत्र होता है जिसके जैसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम या फिर निजी उद्यमों को शामिल किया जाता है। इसमें सबसे जो मेजर डिफरेंट आता है कि इस वाले फिर अगर आप देखोगे औपचारिक में, इसमें 10 या 10 से अधिक क्या होते हैं, श्रमिक कार्यरत होते हैं। क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट उठा के आप देख लो, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आप उठा के देखोगे तो उसमें जो कार्य करने वालों की जो श्रमिकों की संख्या होती है उसमें क्या होती है, 10 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, 10 से ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र है। क्लियर है। अब इस क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जो भी श्रमिक उसके अंदर काम कर रहा है, तो उन श्रमिकों को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, अनौपचारिक, क्या नाम देते हैं, सॉरी, औपचारिक श्रमिक कहते हैं। कह रहे हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, तो वो किसके अंदर आएगा, औपचारिक क्षेत्र में आएगा। तो उस व्यक्ति के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या कहेंगे कि क्या है, एक औपचारिक श्रमिक है। क्या है, औपचारिक श्रमिक है। क्लियर यहाँ तक। इसका जस्ट आप अपोजिट कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अनौपचारिक क्षेत्र। क्या होगा, अनौपचारिक क्षेत्र। इसमें क्या बताओगे, अनौपचारिक क्षेत्र में, ठीक है, ये क्या होता है, असंगठित क्षेत्र होता है। अब मैंने कहा था उसका उल्टा होगा, सेम यहाँ पर ये क्या होता है, असंगठित क्षेत्र होता है। दूसरा, इसमें क्या निजी उद्यम आते हैं। इसके अलावा जैसे खेती बाड़ी वगैरह जो करता है वो, और जो स्वयं नियोजित मजदूर, जैसे कि मान लो मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं भी किस में आऊँगा, क्या मैं गवर्नमेंट हूँ, नहीं, तो मैं किसके अंदर आऊँगा, अनौपचारिक क्षेत्र में आऊँगा। किस में आऊँगा, अनौपचारिक क्षेत्र में आऊँगा।
लेकिन यहाँ पर क्या होता है सबसे मेजर कि यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं, जो श्रमिकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है 10 से कम होती है। क्या होती है 10 से कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि औपचारिक में जो बंदा काम करता है, जो व्यक्ति काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं औपचारिक श्रमिक। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, जो इस क्षेत्र में काम करेगा, इस फील्ड में काम करता है, तो उसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, यहाँ पर अनौपचारिक श्रमिक। क्या नाम देते हैं, अनौपचारिक श्रमिक, ठीक है। अगर यार देखो आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेपर में। इस बार देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें अपडेट हुई है। मैं कह रहा हूँ कि अपडेट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा आपको फालतू का जो यहाँ पर जो नहीं नेसेसरी है उस चीज़ को यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कह रहा भारत में बेरोजगारी के प्रकार। अब देखो बेरोजगारी के जो प्रकार है ना, ठीक है, कि अभी जो लेटेस्ट जो बुकें मतलब इस ईयर की आई हैं तो उसमें सिर्फ एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। लेकिन अगर आप कोई और पुरानी किताब देखोगे उसमें ये दे रखा है, और उससे पुरानी जाओगे तो उसमें लगभग 6-7 और दे रखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट पढ़ना है, पुरानी चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें बस ये 4 चीज़ों को, वैसे मेन ही 2 इस पर फोकस करना है। ये भी आपकी कह सकते हो कि चांसेस कम है, बट इसको ध्यान रखना, क्या पता सीबीएसई कहीं से पूछ ले, कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितना बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक कॉपी बनाओ, ठीक, प्रॉपर एक इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के नोट्स बनाओ, ताकि एंड ऑफ द एग्जाम के डे होगा तो आप वहाँ पर क्या होगे, एक बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, देखें। तो अब यहाँ पर हम समझना पहले बेरोजगारी के प्रकार, कि भारत में जो बेरोजगारी होती है कौन कौन से प्रकार की होती है। तो फर्स्ट पे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न या फिर हम इसी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, ठीक। अब आप बात आती है कि ये जो बेरोजगारी होती है कहाँ पर पाई जाती है। तो अगर आप गाँव वगैरह जाते हो तो आप इसको वहाँ पर नोटिस कर सकते हो। कहोगे सर कैसे कर सकते हैं, तो आपने गाँव में देखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके गाँव में, ठीक, जो गाँव के वहाँ पर क्या जो सदस्य हैं, ठीक है, मान लेते हैं गांव के जो सदस्य हो कितने लोग हैं, 5 लोग। अब वो जो 5 लोग खेती कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 5 लोग खेती करके क्या होता है, वो 80 kg अनाज उगा लेते हैं, ठीक है। क्या करो, 5 सदस्य वो लोग खेती कर रहे हैं, और खेती करने के बाद क्या होता है, मतलब 80 किलो अनाज उगा लेते हैं। लेकिन जैसे मान लो आप लोग गए 2-3 लोग यहाँ से, तो अब वहाँ पर सदस्य की संख्या कितनी हो गई, 3 लोग ऐड हो गए। लेकिन उसके बाद भी हमारा क्या अनाज कितना हो रहा है, 80 किलो हो रहा है। सदस्य कितने हो गए, सदस्य यहाँ पर कितने हो गए, 8 लोग हो गए, 5 आप थे, 3 और जुड़ गए, 8 अनाज। तो अब आप बताओ कहीं नहीं कि ये जो 3 लोग जुड़े हैं इनका होना या ना होना कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। कहोगे सर प्रोडक्शन तो उतना ही है, तो कहीं नहीं कि क्या, देखो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या करो मैं काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये कहीं नहीं कि ये लोग किस में आएंगे, ये लोग क्या बेरोजगार है, क्या है बेरोजगार। और ये जो बेरोजगार होंगे इसमें किस में काउंट किया जाएगा इनको, ये होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी में या फिर अदृश्य। काम कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जिसको काम नहीं मिलता, बंदे को काम मिला हुआ, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखी जाएगी इकोनॉमी में तो कहीं नहीं कि ये लोग क्या यहाँ पर बेरोजगार है। क्या लोग हैं यहाँ पर, ये बेरोजगार है, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पर कह रहा है मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। तो अब ये सिंपल बात है, इसका मेन कारण क्या होगा, सीजन के कारण। किसके कारण, मौसम के कारण, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हो, जो आइसक्रीम की स्टॉल लगाता हो, ठीक है, मान लो जो एक आइसक्रीम वाला हो गया, ठीक है, जो एक आइसक्रीम वाला वो, और एक जो मान लो जो सर्दी के कपड़े बेच रहा है, ठीक है। तो अब जैसे अभी मान लो क्या होता है, ठंड का सीजन शुरू हो गया, तो यहाँ पर ठंड के सीजन में क्या हो गया कि जो आइसक्रीम के स्टॉल लगाता था बंदा, ठीक है, वो क्या हो गया, अब उसका कारोबार क्या होगा, बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ठंडियों के सीजन में आइसक्रीम की डिमांड नहीं होगी। तो कहीं नहीं कि वो बंदा भी क्या होगा, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। या तो अपना मॉडल हमेशा, इन फ्यूचर में भी देखो इकोनॉमिक्स आप हर एक मोमेंट पे सीख सकते हो। अगर आप इन फ्यूचर में कोई काम कर रहे हो तो आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। आप सीजन वाइज तो आप काम नहीं कर रहे हो, अगर सीजन वाइज काम कर रहे हो तो भाई आप एक सीजन खत्म होते आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, आप दूसरे सीजन पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब अगर ये आइसक्रीम वाला होगा तो इसका काम बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, इसको दिक्कत है। लेकिन अगर ये दिमाग लगाएगा कि भाई आइसक्रीम बेचने साथ में क्या करूँगा, स्वेटर वगैरह भी कारोबार रखो माइंड में, तो जाके फिर ये क्या होगा, इस वाले काम से इसमें शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये बेरोजगार होगा, किसके अंदर, मौसम। क्यों, इसकी बेरोजगारी का मेन कारण क्या होगा, सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे भारत की सबसे जो खतरनाक होती है यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी। क्या कह रहा हूँ, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब आपने अपने आसपास के ढेरों एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे मान लो आपके भाई बहन वगैरह होंगे, ठीक है। तो जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कि उनके पास एक अच्छी डिग्री होगी, ठीक, अच्छी चीज़ें होंगी, नॉलेज होगी, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए वो भी कहीं नहीं कि क्या बेरोजगार है। रीज़न क्या है,
अब वहाँ पर जो बेरोजगार होंगे वो अपनी इच्छा के कारण, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जितनी एजुकेशन, उस एजुकेशन बेस पे क्या उनको नौकरी मिलना शुरू हो, ठीक। इसी वजह से क्या होता है, लंबे समय से क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो ये हमारे देश में इस प्रकार की बेरोजगारी क्या होती है यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी। क्या आता है यहाँ पर, चक्रीय बेरोजगारी। अभी जो चक्रीय बेरोजगारी होती है कहाँ पर काम करती है, ये व्यापार चक्र में काम करती है, व्यापार में, ठीक है। किसमें, व्यापार में। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कोविड के वक्त, ठीक है, जो कोविड का टाइम था, तो उस समय क्या होता है कि जो पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। क्या हो गई, डिस्टर्ब, मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई थी, कोई चीज़ सस्ती हो गई, महंगी हुई थी, ऐसा बहुत सिनेरियो बना था। तो उस केस में क्या था वहाँ पर, ठीक है, उस केस में क्या था कि बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, ठीक है। आपने देखा कोविड के केस में, ठीक है, बहुत सारे जो लोग थे उसमें क्या वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट ला दिया गया था, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, चक्रीय, जब कह सकते हो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, या तो कोई क्राइसिस आ जाए, ठीक है, या कोई रिसेशन हो जाए, वहाँ पर कोई आर्थिक मंदी वगैरह हो जाए, तो उस कारण वहाँ पर जो लोग बेरोजगार होंगे तो उसको किसके अंदर काउंट किया जाएगा, वो चक्रीय बेरोजगारी का। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक तो ये टॉपिक होता है, हम बाकी आगे टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जो भारत में बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आखिर में जो भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है, ठीक है, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे जो भारत में बेरोजगारी के जो कारण होंगे, ठीक है, वो आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, 4 से 5 कारण जो आपके मेन रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें समझना है ध्यान से, धीमा आर्थिक विकास। क्या करूँ, धीमा आर्थिक विकास। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, तो जैसा कि आप जानते हो कि भाई हमारे देश में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उस हिसाब से हमारे देश की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमारे यहाँ पर जो उत्पादन का स्तर है, जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है वो काफ़ी लो लेवल में हो रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का सीधा सा लॉजिक क्या है कि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वगैरह है उतनी अपडेट अभी नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और सबसे जो बड़ा कारण माना जाता है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का, कि जनसंख्या हमारी क्या हो रही है, बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे यहाँ पर क्या रोजगार के जो अवसर होते हैं, जो रोजगार की अपॉर्चुनिटी होती है वो लोगों को यहाँ पर क्या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस आप इसे भी कह सकते हो कि जो मतलब भारत में बेरोजगारी का जो कारण है वो क्या है, तीव्र बढ़ती जनसंख्या है। अगर हम बात करेंगे गांव वगैरह के क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर आप लोग देखोगे जो सिंचाई सुविधाओं का अभाव, ठीक है, कि बड़े पैमाने पे अगर हम बात करेंगे जो भी इरिगेशन सिस्टम होता है, आज भी लोग क्या करते हैं, जो गांव में जो कह सकते हो जो ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं, जैसे लोग नहरों से सिंचाई कर रहे हैं, तालाब से सिंचाई कर रहे हैं, या फिर आप नदी के आसपास की जो मतलब साधन होते हैं वहां पर, लेकिन प्रॉपर किसी किसान के पास आप गाँव में देखोगे किसी के पास प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी के द्वारा चीज़ें वहाँ पर डेवलप नहीं की गई हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या सिंचाई वगैरह करें। अभी भी कुछ हिस्सों में है, लेकिन कुछ हिस्सों में क्या अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर उस तरह की चीज़ें वहाँ पर डेवलप नहीं हुई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी का यहाँ पर कारण क्या है, वो सिंचाई के साधनों का क्या यहाँ पर अभाव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट कारण बनता है। क्यों? क्योंकि ये कहने की आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ाई थी उससे रिलेटेड करता है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली में अगर हम बात करेंगे, आज भी आप गांव वगैरह में देखोगे तो जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिनका मतलब जिन फैमिलीज का होता है मेन माइंडसेट होता है, वो गांव में रहते, बाहर कभी वो निकलते नहीं है, ठीक है। मेन होता है कि उनका भाई बस काम क्या, कृषि से कमाना खाना वो रहता है। अब सोचो वहां पर एक छोटा सा खेत है, उसमें 5-6 लोग काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट कितनी होती है वहां पर 2 से 3 लोगों की है, लेकिन वहां पर काम करे 6-7 लोग कर रहे हैं। तो अब वहां पर भी आप देखोगे एक्चुअल रूप से क्या होता है, वो लोग भी क्या है यहाँ पर बेरोजगार है, वो बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो। दूसरा अगर यहाँ पर कुटीर और लघु उद्योगों का पतन, अब हमारे यहाँ पर कहते हैं एक टाइम पे क्या होता है, जो भारत था उस चीज़ को मतलब जो कुटीर है, जो छोटे मोटे इंडस्ट्री होती थी, लघु उद्योग वगैरह, इन चीज़ों को काफ़ी लेके फेमस था, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जब इन चीज़ों को क्या धीरे धीरे क्या हुआ, लघु उद्योग वगैरह खत्म हो गए, तो इसके अंदर जो भी वर्कर, जो भी श्रमिक काम वगैरह करते थे, तो उनको क्या होता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी मेजर कारण था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब उसके बाद हमें देखना भाई, कई बार पेपर में आ जाता है
सरकार के द्वारा जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए या सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है। तो उसमें वैसे प्रोग्राम तो आपके कम से कम 15-20 प्रोग्राम, लेकिन मैंने उसमें से क्या होता है जो 5 इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे गए हैं, बस उसी को इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम क्या था हमारा, देखो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार, ठीक है। आपको डेट याद करनी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करेंगे तो इसको कब लागू किया गया था, 2020 में। क्या होता है, 2020 में इसको लागू किया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका जो मेन उद्देश्य था यहाँ पर कोविड-19, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, कोविड-19, ठीक है, के दौरान रोजगार की हानि की पुनः स्थापना करना, कि जो कोविड के दौरान जो हमारा आया था तो उस समय जो भी यहाँ पर क्या रोजगार की हानि होती थी तो उस रोजगार को क्या करना, यहाँ पर उसको खत्म करना था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वैसे दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसको कब लागू किया गया था, इसको अगर हम बात करेंगे सन 2005 में। कब, इसको सन 2005 में लागू किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। क्या करूँ, ये जो गांव में लागू किए, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किए गए थे। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो गांव में लोग होंगे तो उन लोगों क्या होगा, सरकार के द्वारा क्या कर दिएगा, 100 दिन का प्रॉपर रोजगार देगा। तो इसके अंदर चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, अपना यहाँ पर क्या पंजीकरण करवा सकता है और सरकार क्या करेगी, उसको 100 दिन का काम देगी और उस काम के हिसाब से उसको क्या होगा, उसका जो वेतन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी जो काफी फेमस थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको पहले तो आपको डेट याद होनी चाहिए, कब थी, सन 1993 में। क्या कर रहा हूँ, सन 1993 में लागू किया गया था। ये क्या, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करना, कि जो शहरी क्षेत्र हो गए फिर ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जो वहां पर शिक्षित युवा है, जो कह सकते हो जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं वहां पर, ठीक है, तो उनको क्या करना, वहां पर उनको क्या करना, रोजगार के सोर्स देना। अब यहाँ पर सरकार ने कुछ डेटा भी बताया था। सरकार ने कहा था जो अगर कोई अपना मान लो छोटा मोटा काम शुरू करता है तो सरकार क्या उसको 1 लाख रुपए का यहाँ पर ऋण प्रदान कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई बंदा, ठीक, किसी दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व होता है तो वहां पर क्या होगा, उसको 2 लाख रुपए का क्या होगा, यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या होगा, ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया था। उसके बाद अगर बात करेंगे चौथी जो काफी फेमस रहती है यहाँ पर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्या कर रहा हूं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो यहाँ पर इसको कब लागू किया गया था, 1 दिसंबर 1997 को, 1 दिसंबर 1997 को, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, शहरी बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार को स्वयं रोजगार करना, मतलब कि जो शहर में रोजगार, मतलब शहरी जो बेरोजगार होगी वो, और जो अल्प बेरोजगार होंगे जिनके पास मान लो बिल्कुल काम धंधा नहीं होगा शहर में उनको, और जिनके पास थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो बाकी पूरे टाइम क्या खाली रहते हैं, तो उनको क्या कर देना, उनको एक स्वयं रोजगार प्रदान करना। क्या करना, स्वयं रोजगार यहाँ पर क्या करना, प्रदान करना। ये कहाँ क्या आ गया था, आपका स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो लास्ट हमारी रहती है यहाँ पर 5वीं, प्रधानमंत्री सड़क योजना। अब देखो ये कहाँ था, ये प्रॉपर बनाया गया था, इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट किया गया था। रीजन ये था, इसको लागू कब, दिसंबर 2000 में किया गया था। क्या था, दिसंबर 2000 में इसको किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो गाँव है, गाँव के अंदर क्या होता है कि जो आधारिक संरचना जिसका एक पार्ट होता है हमारा सड़क, ठीक है, तो सड़क को पूरी तरह से क्या डेवलप कर देना, मतलब एक गाँव को बाजार से जोड़ देना, बाजार को सड़क के माध्यम से गांव तक जोड़ देना, ताकि आने जाने में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो काफी क्या हो, सुविधाजनक बन जाए। तो ये योजना कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गई थी। तो भाई यहां तक क्या होता है कि हमारा ये जो चैप्टर क्या होता है पूरी तरह से फिनिश होता है। और यार देखो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो एक बार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को आप जाते आते सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।